एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद दीक्षा। तो जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और इसकी सीरीज़ चालू की हुई है। और हमने पहला चैप्टर कर लिया है लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत जिसको हिंदी में कहते हैं। आज हमारा दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जैविक वर्गीकरण। कैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इतने सारे जीव जंतु को क्लासीफाई किया है। और होप आपको ये अच्छा लगे। और ये शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट हैं बायोलॉजी के, विज्ञान के लिए। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। और आप ये क्रिप्स नोट हैं एनसीईआरटी के। तो होप ये आपको हेल्प करेंगे। और इससे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं और बनते ही हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे देखिए और इसमें से कई सारे फैक्ट्स जो हैं वो फंसेंगे। अगर हमारी एनसीईआरटी ही नहीं कंप्लीट होगी तो हम चाहे कुछ भी जितना भी पढ़ लें, हमारे उतने अच्छे क्वेश्चन उसमें नहीं फंसने वाले हैं। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा अच्छा रिलायबल सोर्स है। तो इसी पे बस विश्वास करिए और उसी को लेकर चलिए। और इसमें आपकी के लिए ही बेनिफिट होगा और आपका स्कोरिंग मार्क्स होगा। तो ये है होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जैविक वर्गीकरण इनको हिंदी में कहा जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। Biological classification is the scientific procedure of arranging organism into group, subgroup on the basis of their similarities, dissimilarities and placing in a group or hierarchy category। क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मतलब जब हम बायोलॉजी में कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है जहाँ पे हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कोई ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करके उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को पहचानते हुए उसे उस ग्रुप पे रखते हैं। तो ये कहलाता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। हमारे हमारे पूरे वर्ल्ड में या यूनिवर्स में इतने सारे जीव जंतु हैं, इनको अकेला पढ़ना और उनके कई सारे गुणों को या फीचर को जानना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। स्टडी ऑफ वन और मोर टू ऑर्गेनिज्म इन अ ग्रुप गिव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एंड एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप। क्या होता है कि एक अगर हम कोई भी जीव है उससे मिलता जुलता किसी और बहुत सारे जीवों का करेक्टर है, तो अगर हम एक जीव को ही पढ़ लेंगे तो हमको उन सारे जीवों के बारे में पता चल जाएगा जो उससे सिमिलरिटीज़ खाते हैं, जो जो उनकी सिमिलरिटीज़ हैं। इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये हमें ये भी हेल्प करता है कि नए जो जीव होते हैं उनके बारे में भी हमें पता चलता है। क्लासिफिकेशन हेल्प इन द नोइंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप। और क्लासीफाई कर देने से हमें ये पता चलने लग जाता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से किस प्रकार अलग है, क्या उसमें डिफरेंस है, क्या उसमें ऐसे अलग लक्षण पाए जा रहे हैं जिसको अलग ग्रुप पे रखा गया है। द ऑर्गेनिज्म पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट द प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का पास्ट जानना है तो अगर वो क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई नहीं किया गया है या क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं किया गया है, सिमिलरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या उसके गुण हैं, क्या उसका करेक्टर है, तो इससे हम उसके पास्ट के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमारे लिए इसलिए ही इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि या तो पहली बात तो हम बहुत सारे एनिमल्स को पढ़ नहीं सकते एक साथ। तो क्लासीफाई कर देने से अगर हम एक एनिमल को पढ़ लेंगे तो उससे मिलते जुलते जितने भी एनिमल हैं हम उनके गुणों के बारे में जान सकते हैं। सेकंड होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन हमें ईजिली हो जाता है। थर्ड होता है हेल्प टू नोइंग रिलेशनशिप डिफरेंट ग्रुप। द अलग अलग ग्रुप के जो भी उनसे मिलते जुलते संबंध है, जब भी उनका रिलेशनशिप है, वो हमें पता चल जाता है कि कौन सा ग्रुप किस प्रकार किसी से अलग है। इसी तरह करते हुए क्लासिफिकेशन जो है 3 पार्टों में किया गया है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। 3 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। चलिए देखते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या कहा गया है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, एनीमिया, एनाइमा, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये अरिस्टोटल ने दिया था। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में सिर्फ दो या दो से ज़्यादा जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो बाहरी आवरण से हमें पता चल जाता है। मॉर्फो मतलब बाहरी भेस देख के या बाहरी चीज़ें देख के हमें ये पता चल जाता है कि मतलब फिजिकल करेक्टर जो सामने से हमें दिख जाता है उसे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर करेक्टर कहते हैं। तो एरिस्टोटल ने जो है इसको क्लासीफाई किया था सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को देखते हुए। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है इसमें क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है बहुत सारे करेक्टर की, बहुत जो जो नेचुरल सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़। नेचुरल सिस्टम में ये होता है कि हम एक या दो करेक्टर को देख के हम उसे क्लासीफाई नहीं कर सकते। हम उनकी समानताएं भी देखेंगे और हम उनमें क्या चीज़ें अलग पाई जा रही हैं हम वो भी देखेंगे और उस हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को। तो ये किया है बेंथम एंड हुकर, इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है। ये आपसे वर्ग 2 में ज़रूर पूछ सकता है कि एरिस्टोटल ने किस सिस्टम क्लासिफिकेशन को बनाया था या बेंथम एंड हुकर ने किस क्लासिफिकेशन को बनाया था। तो ये आपको पूछा जा सकता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो होता है क्लासिफिकेशन में, ये होता है बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म। इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन ऑन द अर्थ फॉर द प्रिमिटिव टू हाई इवॉल्व, जैसे एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन एंड हचिंसंस। तो इन तीनों ने ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया है क्लासिफिकेशन का। इस सिस्टम में इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है कि उस जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ हुई है, किस प्रकार किस तरीके से हुई है,
इस बेसिस पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम को भी क्लासिफाई किया गया है। तो नेचुरल आर्टिफिशियल सिस्टम एरिस्टोटल द्वारा दिया गया है, जहाँ पे सिर्फ एक या दो बाहरी कैरेक्टर देके क्लासिफाई कर दिया गया। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन वो होता है जहाँ पे उसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज ऑर्गेनिजम्स की देखी जाती हैं, उसके बाद क्लासिफाई किया जाता है, जो दिया था बेंथम और हुकर ने। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो होता है क्लासिफिकेशन का, वो एंगुलर प्रेंटल एंड क्लासिफिकेशन हचिंसन ने दिया हुआ है। यहाँ पे जीव की उत्पत्ति से जो उसके कैरेक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं, उस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। Classification etc. Depending upon the type of system of classification, organism are classified into the following kingdom system. तो जीवों को जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई किया गया है उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग, किस किंगडम में कौन सा जीव जंतु आएगा। तो जैसे किंगडम सिस्टम इस तरह का क्लासीफाई पहले किया गया था। ये शॉर्ट एंड क्रिप्स है, तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट थे, वही सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं, बाकी नहीं डाला गया है। अब देखिए, टू किंगडम्स जो हैं इसमें बताए गए हैं। पहले बना प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांट में प्लांट, प्लांटे में प्लांट को रखा गया है, और एनिमेलिया में एनिमल को रखा गया है। थ्री किंगडम प्लांटे, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम आया जिसमें प्लांटे, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया को रखा गया। उसके बाद आता है फाइव सिस्टम, जिसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। फाइव किंगडम सिस्टम जो हम आज यूज़ करते हैं वो आया। इन टू किंगडम सिस्टम में क्या किया गया था कि टू किंगडम सिस्टम में ग्रुप किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जो ये दो किंगडम सिस्टम बनाया गया, इसमें इसको इस तरीके से क्लासीफाई किया गया था, सिर्फ सेल वॉल किस में होती है और किस में नहीं होती है। जैसे हमें पता है कि प्लांट में सेल वॉल नहीं होती है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ इसी बेसिस पे प्लांटे और एनिमेलिया नामक किंगडम रख दिया गया था। फिर इसको किया गया था लीनियस द्वारा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कार्लस लिनियस को। लिनियस ने ही ये दो किंगडम सिस्टम दिया गया था। फिर थ्री किंगडम सिस्टम जो था वो हैकल द्वारा दिया गया था, सेपरेटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एल्गे एंड फंगी ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, न्यू किंगडम प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तीन किंगडम लाए गए थे, हैकल के द्वारा लाए गए थे। प्लांटे, प्रोटिस्टा और एनिमलिया। प्लांट को प्लांट में रखा गया था, एनिमल को एनिमल में रखा गया था, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, एक सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो चाहे एल्गी हो चाहे फंगी हो, उसको रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। तो ये एक तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ जिसे कहते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में वही यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फाइव किंगडम सिस्टम आता है आर एच विटकर। आर एच विटकर ने डिवाइड किया जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बेसिस पे भी वो किया गया। फाइलोजेनेटिक हमने पढ़ा था, जैसे जीव की उत्पत्ति से के बेसिस पे कैसे उसका जन्म हो रहा है, किस इन्वायरमेंट में रह के हो रहा है, इन सबको दिमाग में रखते हुए विटकर ने इसको क्लासीफाई किया था। और फिर यही किंगडम जो है आज हम यूज़ करते हैं, फाइव किंगडम सिस्टम को यूज़ किया जाता है। आर एच विटकर द्वारा ये बनाया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो फाइव किंगडम सिस्टम है ये किसने बनाया था, तो ये आर एच विटकर ने बनाया हुआ था। जब देखते हैं फर्स्ट किंगडम सिस्टम, जिसको हम कहते हैं मोनेरा। मोनेरा क्या क्या है? द किंगडम इंक्लूड और प्रोकैरियोटिक माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टोमाइसिटीज एंड साइनोबैक्टीरिया। इस किंगडम में जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको रखा गया, माइकोप्लाज्मा को, बैक्टीरिया को, और एक्टिनोमाइसिटीज और साइनोबैक्टीरिया को। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनको किस किंगडम में रखा गया है, तो वो होता है मोनेरा। मोनेरा में रखा गया है। मोनेरा में क्या किया, किस बेसिस पे रखा गया है कि यूनिसेलुलर होते हैं। पहली बात तो ये एक सेल से बने हुए होते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं, कंटेन मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग फॉर्म, मतलब बहुत सूक्ष्मदर्शी होते हैं, मतलब इनको नेक आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, इसलिए इसको मोनेरा में रखा गया है। और इस तरह के जीव जंतु जो इस तरह का करेक्टर शो करते हैं, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट और बहुत छोटे छोटे, उनको मोनेरा में रखा गया है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं और इसकी सेल वॉल जो है इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने बताया जैसे कि माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, तो जितने जीव जंतु को माइक्रोस्कोप के द्वारा रखा गया है, देखा जाता है, उसको मोनेरा में रखा गया है। और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल इनमें नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए और आरएनए। तो इनमें जिन जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, और इसमें डीएनए जो होता है वो नेक्ड होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल, मतलब जो पार्ट होते हैं सेल के, वो उनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। रिप्रोडक्शन जो होता है इनका एसेक्सुअल होता है, एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। जो इसमें मोनेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होता है, मतलब सिर्फ नॉर्मल एक सेल से दूसरी सेल्स डिवाइड हो जाती हैं। और जैसे कि इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है सिंगल स्ट्रैंड का। तो इसमें एक बॉडी पे इनके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा आकार का एक फ्लैजिला बस पाया जाता है, बस हो गया। तो ये कुछ इसके थे एग्जाम्पल। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन और एल्गी और बैक्टीरिया जो है ये मोनेरा के एग्जाम्पल है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया किसके एग्जाम्पल है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। तो ये है मोनेरा के एग्जाम्पल हैं। फिर आ जाते हैं जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया
बैक्टीरिया भी कई तरह के होते हैं, आ चुका है, यह भी इसी में पूछा जा चुका है पटवारी में, कि बैक्टीरिया जो होता है एक स्पेरिकल शेप का कोकस कहलाते हैं, रॉड शेप का जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस कहते हैं, स्पाइरल का स्पाइरेलियम कहते हैं, और कॉमा शेप्ड का होता है वाइब्रो। तो ये बैक्टीरिया के कुछ टाइप है, कोकस, बैसिलस, स्पिरिलम, विब्रो। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं होता है या होता है, तो कोकस, बैसिलस, स्पिरिलम और वाइब्रो, इस तरह का इसमें पूछा जा सकता है। इसमें कुछ फोटोज बनी हुई है, देखिए। इसमें बोला गया है कोकस इस तरह का दिखता है, और बैसिली इस तरह का दिखता है, स्पाइरल इस तरह का दिखता है, और विब्रो इस तरह का दिखता है। ये जितने भी होते हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन अंडर द हॉस्टल कंडीशन, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग एंड मार्शी एरिया में रहते हैं। मतलब ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कीचड़ में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा जहाँ नमक होता है, ये सॉल्टी एरिया, हेलोफाइल्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक होता है, या तो वहाँ पे रहते हैं। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, जहाँ नॉर्मल जीव जंतु जो हम जैसे लोग हैं वो नहीं रह पाते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। दे डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया दे डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये जो होता है, इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। मिथोजेंस जो होते हैं आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जो चार पैर वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, ये रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं। तो कोई कोई जो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो काऊ एंड बफेलो के मतलब काऊ एंड बफेलो के अंदर बॉडी पे रहते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। जो काऊ और बफेलो जो होती हैं वो हमारे जो गोबर करती हैं, तो उससे क्या किया जाती है, बायोगैस बनाई जाती है। तो बायोगैस बनाई जाती है क्योंकि क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उसमें मिथोजेंस नामक बैक्टीरिया होते हैं। और जो मिथोजेंस नामक बैक्टीरिया जो मिथोजेंस प्रेजेंट होता है उनके गट में, तो वो इन बैक्टीरिया के कारण जो है वो क्या करते हैं, बायोगैस मीथेन बनती है, जो क्योंकि इनकी बॉडी पे ही वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब आता है यू बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड द ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक रिजिड सेल वॉल होती है, मतलब बाहरी एक परत होती है। इफ मोटाइल कंटेन फ्लैजिलम, इनमें एक छोटा सा जो थ्रेडोमा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, ये पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों ही एक ही नाम है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये एल्गी होती है, धूप के संश्लेषण से ये अपना खाना बनाते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। कैटोनेट एंड दे में भी यूनिसेलुलर। अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है तभी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। एक सेल के बने हुए होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, मतलब बहुत सारे रहते हैं एक साथ। और फिलामेंट मतलब फिलामेंट एक धागेनुमा स्ट्रक्चर, इस तरह का धागेनुमा स्ट्रक्चर जो होता है इनमें पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन नमकीन पानी में भी होते हैं, और टेरेस्ट्रियल लैंड में भी रहते हैं। सब इसमें कुछ हेट्रोसाइट सेल होती हैं जो परफॉर्म करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉस्टॉक और एनाबेना। ये बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करते हैं। अब आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एक्सेट्रा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह की गैस निकालते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे रिसाइकल हो सके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर का। जमीन में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर होते हैं, तो इन बैक्टीरिया होने के कारण जो है ये सारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फिर आ जाता है हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया। हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर मोस्ट अबाउंडेंट एंड एज अ डिकम्पोजर। जो हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये डिकम्पोजर जैसा काम करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन द production of curd, antibiotic fixing nitrogen, leguminous plants. Some of them are pathogenic called cholera, typhoid and disease. देखिए हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर सड़ रही है तो उसको पूरा मिट्टी के अंदर डिकम्पोज कर देंगे, तो इसको कहते हैं हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया। जो पूरे जो सड़ा गला मटेरियल है उसको और डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देना। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए खराब होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, जैसे हमारा दही बनता है, तो दही जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है ना। तो उसमें भी तो कि बैक्टीरिया ये तो वो हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका एंटीबायोटिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पैथोजन, और ये इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे हो गया कॉलरा हो गया, और टिटनस हो गया, और टाइफाइड हो गया, साइट्रस कैंकर हो गया। तो ये सारे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए कुछ डिजीज़ या हमारे लिए कुछ डिजीज़ भी पैदा कर देते हैं, मतलब हमें हानि पहुंचा देते हैं, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। यूट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये कौन होते हैं, ये खुद से खाना बनाते हैं, धूप से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और खुद ही खाना बनाते हैं। और ये जो होते हैं कीमोसिंथेटिक होते हैं, वेस्टी मैनिफेरा, साइबलो और कैल्पोजिना। मतलब ये कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया कौन बैक्टीरिया होते हैं, जैसे वो बायोगैस में वो बैक्टीरिया बायोगैस बना रहे थे, है ना। तो कीमोसिंथेसिस का मतलब ही समझ जाइए कि केमिकल रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो फैक्ट्री वगैरह में काम आ जाते हैं। तो ये हो गया कुछ बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो होता है ये बहुत स्मॉलेस्ट सेल वॉल सेल होती है। माइकोप्लाज्मा सकता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दे लैक सेल वॉल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इनमें सेल वॉल नहीं होती है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेते हैं। दे कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, इनके द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज होती है, मतलब ये अगर उनमें आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल में माइक्रोप्लाज्मा तो उनको बीमारी हो जाती है। तो ये पूछ सकता है कि माइक्रोप्लाज्मा के बारे में कि माइक्रोप्लाज्मा को पीपीएलओ मतलब क्या अलग नेम से बुलाया जाता है, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बुलाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोटेस्टा में। प्रोटेस्टा जो होता है इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूगुलाइट, स्लाइम माउल्ड, प्रोटोजोआन, ये होते हैं प्रोटेस्टा। तो प्रोटेस्टा में आगे हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूगुलाइट, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोन्स। इन इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर कॉलोनियल यूकैरियोट्स, ये एक सेल से तो बने ही होते हैं और ये कॉलोनी में रहते हैं। ये एक्वाटिक होते हैं, फॉर्म प्लांक्टन, ये बड़े बड़े समुद्रों के अंदर जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, पेड़ जैसे दिखने वाले होते हैं, तो ये वहाँ पे रहते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका फोटोसिंथेसिस भी होता है, सेप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, होलोजैक भी होता है। तीनों का मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस मतलब जब जो फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा वाले होते होंगे वो खुद से खाना बनाते होंगे, खुद से उनके अंदर खाने की प्रोसेस होती है। और जो सेप्रोफाइटिक होते हैं वो खाना नहीं बनाते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और पैरासिटिक भी ऐसे ही होते हैं जो खाना नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। और इनमें जो होता है फ्लैजिला जो होता है 11 स्ट्रैंड में होता है, मतलब 11 जो है ऐसे थ्रेड नमूना स्ट्रक्चर होते हैं, 9 to 2 अरेंजमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स में होते हैं। जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल, जो जेनेटिकल मटेरियल होते हैं वो 2 होते हैं और मोर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे इंक्लूड डाई एटम्स, गोल्डन एल्गी फाउंड इन अ फ्रेश वाटर एज वेल एज अ मेरीन वाटर। क्या होता है कि दे इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ये इनमें डाई एटम छोटे छोटे जंतु होते हैं और ये गोल्डन एल्गी इसके अंदर आती है। फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर में भी ये पाए जाते हैं, अच्छे पानी में भी और नमकीन वाले पानी में भी होते हैं। जो डाई एटम्स होते हैं इनमें जो सेल वॉल होती है वो 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं, मतलब इसमें ओवरलैपिंग एक एक सेल्स के ऊपर दूसरी सेल्स होती है जो एक दूसरे की तरह चिपक जाती है, सोप बॉक्स की तरह। सिलीशियस इंडस्ट्रक्टिबल सेल वॉल पाइल at the bottom of the water reservoir and big heap called a diatomaceous earth. It may be extended 100 meter and polishing, filtration and oil syrup. They are chief producer in ocean. सबसे ज़्यादा जो डायटम्स ये जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा ओशन में देखे जाते हैं और ये मतलब समुद्र के अंदर 100 of the meter तक ये जो है खूब सारा फैल जाते हैं। दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और बायफ्लैजिलेट होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब एक सेल के बने हुए होते हैं, दो इनमें थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर भी होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं। प्रीडोमिनेंट कलर इज गोल्डन ब्राउन बट येलो, जो इनका कलर होता है या तो गोल्डन ब्राउन होता है या तो येलो होता है, ग्रीन, रेड, ब्लू ऑल्सो एग्जिस्ट। सम डायनोफ्लैजिलेट्स लाइक जिम्नोडियम गोआनिलिक्स ग्रो इन लार्ज नंबर इन द सी एंड मेक वाटर लुक रेड। इनके प्रेजेंट होने के कारण जो पानी होता है वो लाल कलर का दिखता है, इसीलिए इनको रेड टाइड भी कहते हैं। तो ये आ सकता है कि किस प्रोटिस्टेंस के द्वारा जो है रेड टाइड दिखता है, या ये तो ये कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स है जैसे जिम्नोडियम और गोनोयालुक्स, इनके द्वारा ये पानी रेड कलर का दिखता है। इनके इसमें एग्जांपल आएगा युगलाना। युगलाना जो होती है ये यूनिसेलुलर होती है, पहली बात तो एक सेल से बनी हुई होती है और फ्लैजिलेटस में जो है इस तरह का थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर्स होता है। विच पॉजेस पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल पेलिकल मतलब सेल वॉल जैसी ही होती है जिसको पेलिकल नाम दिया गया है। इससे बॉडी इनकी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। कभी कभी दो फ्लैजिला भी होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, मतलब एक छोटा हो जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल हो गया यूग्लेना और पेरेनेमा, ये हो जाता है इनका एग्जाम्पल। स्लाइम माउल्ड, स्लाइम माउल्ड क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, फीड ऑन डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स। क्या होता है कि सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, फीड ऑन डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स, ये पत्ती और ये सब खाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन और प्लाज्मोडियम। कुछ फेवरेबल कंडीशन मतलब इनके अनुकूल परिस्थितियों में ये एग्जांपल प्लाज्मोडियम का दिया हुआ है, प्रोड्यूसिंग फ्रूट बॉडीज इन बियरिंग स्पोर। प्लाज्मोडियम जो होता है वो फ्रूट बॉडीज बियरिंग स्पोर, इनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। सेल वॉल जो होती है उसमें स्पोर होते हैं जो सेलुलोज से बना हुआ होता है। स्पोर मतलब छोटे छोटे दाने नुमा आकृति होती है, वो होता है जो सेलुलोज होता है, वो तो पता ही है, जो प्लांट की सेल वॉल बनती है सेलुलोज से, वो उसे कहते हैं। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय द एयर, और हवा के द्वारा ये जो स्पोर इसमें प्रेजेंट होते हैं वो उड़ जाते हैं। फाइसरम फिलिगो ये इसका एग्जाम्पल है, फाइसरम फिलिगो जो होता है ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप ये आपको अच्छा लगेगा। इसको प्लीज़ पढ़ते रहिए, प्लीज़ देखते रहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।